फोर्टियम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजेश बादल जी आपका। ऑपरेशन सिंदूर को 3 महीने हो गए। संसद में बहस हो गई, सब पक्ष और विपक्ष के बयान आ गए, प्रधानमंत्री जी का भी जैसा तैसा बयान आ गया जिस पे भली लोगों ने यकीन किया हो ना किया। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री जी बंगलौर में आज बड़ी बड़ी बातें करने लगे और इस बीच में एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल में हैं उन्होंने बयान दिया कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिरा दिए थे, 5 जेट और एक और बड़ा जहाज गिरा दिया था। तो देश में सवाल ये खड़ा हुआ कि जिस समय संसद में बहस हो रही थी, जिस समय पक्ष विपक्ष पूछ रहा था, वो तो अपने ही पूछ रहा था कि हमारे कितने गिरे। अगर उस समय ये बात छुपाई क्यों गई और 3 महीने बाद अब बताई क्यों जा रही है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने के लिए बताई जा रही है कि बिहार चुनाव पास में आ जाए तब इसकी घोषणा करें, या फिर आज राहुल गांधी का मार्च है और जो वोटों की चोरी पकड़ी गई है वो बड़ा मुद्दा ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान के 5-6 जहाजों की बात कर दो। जैसे गोदी मीडिया दिन भर यही बातें करता रहेगा। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अनुभव है आपको, क्या लगता है आपको ये खेल क्या है? अचानक ये 6 जहाज कहां से आ गए बीच में? देखिए संजय जी, आपने जो दो कारण गिनाए वो दोनों कारण ही इसमें आंशिक तौर पर हैं, आंशिक क्या पूरे तौर पर हैं। और लेकिन जो पहली बात आपकी सेना की है और दूसरा वो चुनाव आयोग पर जो हमला है, आक्रमण है राहुल गांधी का, मैं दोनों पर आता हूं। पहले मैं आता हूं सेना वाली बात पर। देखिए, ये बात सही है कि वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने जो है उनके पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए थे और उसके बाद उस आपको अगर याद हो तो थल सेना अध्यक्ष ने भी कुछ बात कही। लेकिन अगर आपको याद है कि राहुल गांधी ने सदन में जो कहा था, लोकसभा में जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने साफ कहा था कि जब हमारी सेनाओं को पूरी छूट दी गई थी, सारी आजादी थी, हर तरह के एक्शन की आजादी थी, तो फिर अचानक ये यू टर्न क्यों लिया हमने? हम विनिंग पोजीशन में थे, हम सबक सिखा रहे थे पाकिस्तान को, और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते थे कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे जो कल्पना से परे होगा। अब कल्पना से परे तो आगे हम सबक सिखाते, शायद हम उस स्थिति में, क्योंकि हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है और वायु सेना पर, थल सेना पर, नौसेना पर, तीनों हमारे सेना अध्यक्षों पर मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत ही फख्र महसूस करता हूं। लेकिन जो बात उन्होंने सदन में कही थी, दरअसल उस बात के बाद जो ये उत्तर आए हैं वो मुझे थोड़ा चौंकाते हैं और चिंता में भी डालते हैं। हम शायद नहीं कहना चाहते थे कि F-16 हमने 5 पाकिस्तान के गिराए हैं और वो अमेरिका के हैं, क्योंकि शायद तब तक अमेरिका से हमारे रिश्ते ठीक ठाक से थे और माननीय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने युद्ध रुकवाया। तो इसलिए शायद इस बात को नहीं कहा गया कि अगर हम F-16 गिराने की बात करते तो पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका एक्सपोज होता, तो राफेल की तो बात उठती रही लेकिन F-16 की बात नहीं उठी। अब चूंकि अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में तनाव है, अमेरिका के साथ हमारा जो संबंध है इन दिनों घनघोर, ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही खिंचाव भरा है, तो अब ये दुनिया को बताया गया है कि ये देखिए, अमेरिका की जो बहुत ही तेज तर्रार प्रणाली है लड़ाकू विमानों की, वो भी हमारी वायुसेना गिरा सकती है। तो एक इससे दो संकेत जाते हैं, मतलब एक तीर से दो निशाने। पहला निशाना तो ये कि अमेरिका की बदनामी हुई है, इसमें कोई शक है ही नहीं। हमने राफेल की बात इसलिए नहीं की कि राफेल फ्रांस के थे, तो राफेल दूसरे देश के थे, तो राफेल के बारे में हमारी चुप्पी शायद उस वजह से हो सकती है, लेकिन यकीनन अमेरिका की तो किरकिरी हुई है। तो एक कारण तो ये है, और दूसरा निशाना राहुल गांधी की उस बात का उत्तर कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर थी। हमारी सेनाएं तो कह चुकी थी कि हम बिल्कुल, हमें आजादी दीजिए, हम सब मार करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण हम
प्रधानमंत्री का वो कथन व्यवहार रूप में हमारी सेनाएं परिणित नहीं कर पाई कि हम आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी ऊपर जाकर के उसका वो करेंगे, सजा देंगे उनको। तो ये जो है, क्योंकि देश चाहता था इस बार, भारत की आजादी के बाद संजय जी पहली बार ऐसा हुआ जब पर्यटकों का संहार हुआ, पर्यटकों को इस तरह से निशाना बनाया गया। तो ये पूरा देश, उसमें अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, अलग अलग वर्गों के लोग थे, व्यवसायों के लोग थे, कारोबारी थे, नौकरी पेशा थे, सभी वर्गों के लोग थे। तो एक तरह से ये देश उबल रहा था, और जब ये उबाल था चरम पर कि भाई अब तो आर पार हो जाना चाहिए, अचानक आप यू टर्न एक डीजीएमओ की कॉल से ले लेते हैं। ये कहा गया कि डीजीएमओ की कॉल आई साहब और हमने एक्सेप्ट कर ली कि माई बाप माफ करो, ऐसे ही कुछ कहा होगा ना, आपको लगता है? और क्या कहा होगा? तो डीजीएमओ ने या तो गिड़गिड़ाया होगा, या फिर ये कहा होगा कि भाई हम जो है और बड़े युद्ध में तब्दील करेंगे, या बांग्लादेश हमारे साथ पीछे से अटैक करेगा, यही कुछ होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी था, हमने डीजीएमओ की बात मानी पाकिस्तान के, जैसे हम बैठे ही थे कि भैया तुम फोन करो और मैं जो है युद्ध विराम करता हूं या शांति करता हूं। तो फिर वो वादा क्या हुआ कि कल्पना से परे हम जो है बदला लेंगे, सजा देंगे। एक बात तो ये हुई। बिल्कुल, मैं इसी में एक चीज पूछूंगा बादल साहब कि आप राज्यसभा टीवी में इतने लंबे समय तक रहे हैं, आपने बहुत संसद की कार्रवाइयां तो डायरेक्ट लाइव देखी हैं, सैकड़ों बार देखी हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है। आपके अमेरिका से रिश्ते सही हो, खराब हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, लेकिन आपको संसद में किसी देश के रिश्ते कैसे भी हो, लेकिन आपको सच तो बताना ही पड़ेगा ना। तो चर्चा ही ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है, तो अमेरिका बुरा माने या चीन बुरा माने, जो सच था वो तो बोलना ही चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को। यानी संसद में छुपाया गया या संसद में झूठ बोला गया। जो आप कह रहे हैं यही इस देश का हर नागरिक, हर मतदाता चाहता है, और इस हर मतदाता की इच्छा का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी ने किया था। राहुल ने यही तो कहा था ना कि अगर श्रीमान ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आप बोल दीजिए ना कि ट्रंप झूठा है। उसने 32 बार या 30 बार या 31 बार ये अनर्गल प्रलाप किया है कि भाई हमने युद्ध रुकवाया। तो क्यों ना तो आपने नाम लिया, ना आपने उसका ये कहा कि वो झूठ बोल रहा है। तो राहुल गांधी के रूप में इस देश का हर मतदाता ये जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। और संसद वो मंदिर है संजय, वो सर्वोच्च मंदिर है हमारे लोकतंत्र का, जिसकी देहरी पर आकर के हम सारे नतमस्तक होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कई बरस पहले हुए थे, लेकिन बाद में तो अब संसद में प्रतिपक्ष की उपेक्षा करके उन्होंने उस लोकतंत्र का एक हिस्सा ही काट दिया एक तरह से। मेरे, अगर मैं काटना शब्द अगर आप उचित ना समझे तो मैं कहता हूं कि उसको एक तरह से हाशिए पर ला दिया। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए ना कि लोकसभा में राहुल गांधी का जो पद है अब केवल एक सामान्य सांसद का नहीं है, उनका एक वैधानिक पद है, उनके कुछ अधिकार हैं, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद अब प्रतिपक्ष की ओर से वो जो है वो सर्वोच्च पद राहुल गांधी का है। तो जब वो बात करते हैं, आप जो कह रहे थे कि लोकसभा में जिस तरह से वो बोल रहे थे, मैं एक उदाहरण याद कर रहा हूं कि कहीं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, कहीं उनको रोक दिया जाता है, कहीं उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, और कभी तो फिर लोकसभा अध्यक्ष खुद इस तरह की बातें करते हैं कि उस नेता प्रतिपक्ष का या वक्ता का ध्यान बढ़ जाए। अब आपको याद होगा कि एक मौके पर तो उन्होंने, जब वो सर्वाधिक आक्रोश में थे और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट कर रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष ने कितनी हल्की, लोकसभा अध्यक्ष ने कितनी हल्की बात कही कि अरे श्रीमान, हाथ ऐसे मत थपथपाइए कि वो टेबल टूट जाए। अरे भाई साहब, नई संसद का सेंट्रल हॉल बना है, वो लोकसभा अध्यक्ष खुद अपनी टेबल तोड़ के दिखा दे हाथ थपथपा के बाद। अगर वो टूट जाए तब फिर माना जा सकता है कि किसी सदस्य के हाथ थपथपाने से वो टेबल टूट सकती है, और नहीं तो फिर उसकी लकड़ी जो यूज की गई उस पर शंका है,
उसके फिर निकलवाने चाहिए उसका कि उसमें बिल क्या है, कितना पेमेंट हुआ, वो लकड़ी कौन सी लगी थी, वो लकड़ी थी कि नहीं थी, प्लास्टिक तो नहीं है जो हाथ मारने से टूट जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है माननीय, उनको ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से उनका भी एक प्रोटोकॉल वाला पद है, जिस तरह से नेता सदन का प्रधानमंत्री जी का पद है, इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष का भी पद है। उसमें इस तरह से ये जो एक मजाक के अंदाज में आप किसी को टोक नहीं सकते। तो एक बात तो ये है, तो इसलिए उनको, तभी तो उनको बाहर कह बात कहनी पड़ती है। अन्यथा आप ये बताओ कि जो चुनाव आयोग के बारे में जो बात कही, संसद के भीतर जो बात कही जाती है, उस पर कोई एजेंसी, कोई संस्था उस पर सब उंगली नहीं उठा सकती और उस पर कोई इस तरह से बात नहीं कर सकती। लेकिन जब राहुल गांधी ने बाहर बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं और उनसे शपथ पत्र मांगते हैं। अब भाई, शपथ पत्र में एक उदाहरण ही दूंगा कि संजय, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिन समितियों में राहुल गांधी होते हैं, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को भी चुनने वाली समिति है, चुनाव आयुक्त को चुनने वाली भी समिति है, सीबीआई के डायरेक्टर को भी चुनने वाली समिति है। तो कोई नियुक्त किया गया अनुबंधित अधिकारी या व्यक्ति या शीर्ष संस्था का व्यक्ति अपने को चुनने वाले से शपथ पत्र मांग रहा है, जिसके चुनाव में नेता प्रतिपक्ष शामिल रहे हों। ये क्या एक हास्यास्पद स्थिति नहीं है? एक बात। और दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी का तर्क ठीक है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है संसद में, तो संविधान की शपथ का उल्लंघन कोई सांसद नहीं करता। तो फिर किस बात का शपथ पत्र भाई? जिसने संविधान की शपथ ली हो, संविधान से बड़ी और शपथ क्या हो सकती है? और मान लीजिए कि अगर शपथ पत्र दे दिया राहुल गांधी ने, आप चाहते क्या हैं? शपथ पत्र में यही तो लिखेंगे ना कि आप कर्नाटक में महादेवपुरा सीट में 1 लाख मतदाताओं ने कई बार मतदान किया या कुछ ऐसे हुआ, और जो महाराष्ट्र में गड़बड़ ये हुई और मध्य प्रदेश में गड़बड़ हुई। अब तो देखिए हर राज्य से पोल खुल रही है। आज के स्थान एक अखबार का नाम मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन उस अखबार ने तो कल भी और आज भी लगातार जो तथ्यात्मक आंकड़े दिए हैं, उसमें है कि एक पते पर 400-400, 500-500 लोग रह रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात है कि एक तो बात यह है कि अगर उन्होंने शपथ पत्र दे दिया तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त तो इस्तीफा देंगे। भाई, हम तो अपनी जांच कर चुके हैं, मेरी जांच पक्की है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने, सारे सैटेलाइट चैनल्स के सामने बोल रहा हूं, तो मैं तो अपनी बात, और संविधान की शपथ लेके बोल रहा हूं, तो उसमें तो शंका का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरह से निंदा पर उतर आए हैं नेता प्रतिपक्ष की, उससे ये लगता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ बगावत पे उतर आया है। ऐसा अटपटा लगता है मुझे, क्योंकि वो समिति में राहुल गांधी है ना। आप बताइए, आपका कोई साथी आप पे अगर सवाल उठाएगा तो क्या वो उचित होगा? नहीं होगा ना। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर राहुल गांधी कोई बात कह रहे हैं तो चुनाव आयोग की गंभीरता ये कहती है संजय भाई कि भाई ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने आंकड़े जो दिए हैं, हम जो है इसकी जांच कराते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, यही तो कहेंगे ना। अब कहेंगे कैसे? लेकिन जो आंकड़े राहुल गांधी ने उठाए हैं वो तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से उठाए हैं। अब जो वेबसाइट से बहुत सारे वो आंकड़े गायब हैं। तो अगर वो आंकड़े गायब हैं और वेबसाइट पर नहीं हैं, तो आप माना क्या जाए कि जो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए हैं वो झूठे थे, जो महीनों से, जो सालों से झूठे पड़े हुए थे। मतलब 1 साल तो हो ही गया 2024 के इलेक्शन के बाद। तो एक बात तो ये मुझे बड़ी अटपटी लगती है कि चुनाव आयोग को तो बजाय खेद प्रकट करने के, माफी मांगने के, वो आक्रामक हो रहे हैं। आक्रामक, अगर कल के रोज शपथ पत्र देके और इस्तीफा नहीं दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, तब तो नेता प्रतिपक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
फिर तो सुप्रीम को कि हमने भाई शपथ पत्र भी दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे दिया, संविधान की शपथ भी उठा ली और आपने वेबसाइट से आंकड़े गायब कर दिए। सुप्रीम कोर्ट तो मुख्य न्यायाधीश के, मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या गत बनाएगा फिर? और माफ करना संजय भाई, अब मैं इसको स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं मानता जो भारत के संविधान में उल्लिखित है। लेकिन क्यों? इसलिए कि अब उसके चुनाव से मुख्य न्यायाधीश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। तो अब तो ये एक इवेंट एजेंसी है, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो चुनाव कराता है। तो हम उस पर निष्पक्षता का हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो है नहीं और हमारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया, आज तक नहीं है। अगर आपके सामने कोई स्पष्टीकरण आया हो तो मुझे बता सकते हैं। मुझे तो नहीं याद आता कि सरकार की तरफ से कि भाई हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि हमने 10 बार बुलाया और मुख्य न्यायाधीश जी आए नहीं इसलिए हमने हटा दिया, या कोई और कारण के मुख्य न्यायाधीश ने लिख के दिया था इसलिए हटा दिया, या कोई और कारण हो तीसरा। तो ये बात अगर सामने आती है तभी तो हम बात कह सकते हैं। तो स्वतः चुनाव, जितना निर्वाचन आयोग विरोध करेगा उतना ही वो अपने पर अविश्वास और अपने पर उंगलियां उठाने वालों को मौका देगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जितना उंगली उठाने का मौका मिलेगा उतना ही जनता में अविश्वास बढ़ेगा। अब दो बातें हैं, 65 लाख वोट काट दिए गए बिहार में। आज खबर निकल के आ रही है सामने कि चुनाव आयोग ने शपथ पत्र दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि हम इन 65 लाख के नाम नहीं बता पाएंगे, पता भी नहीं बता पाएंगे। हजारों नाम सोशल मीडिया पे ऐसे आ रहे हैं जैसे बनारस में एक व्यक्ति के 35 जाने 42 बच्चे निकल आए और सब बच्चे 34-35 साल के निकल आए। बिहार में 124-130 साल की महिला का नाम हो गया, एक कुत्ते का नाम आईडी बन गया। लेकिन 65 लाख नाम कौन से काटे ये हम नहीं बताएंगे। मतलब ये तो शुद्ध गुंडागर्दी का नमूना है कि हम लोकतंत्र की हत्या करेंगे, कैसे करी ये नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे। भाई 65 लाख लोगों के नाम पे क्लिक पे आ जाएंगे। आजकल बैंक हैं, आप देखेंगे बटन दबाना है कि कौन से 65 लोग, सब सॉफ्टवेयर है, 1.5 से 2 मिनट का काम है। लेकिन 65 लाख कौन है ये नहीं बताएंगे। क्या शक है, जैसा विपक्ष कहता है कि ये अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, छांट के इनके नाम काटे गए हैं इसलिए नहीं बता रहे। और अगर राजेश जी नहीं बताएंगे तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है? ये अभी हम शपथ पत्र की बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है और निर्वाचन आयोग ने जो शपथ पत्र दिया है ये संवैधानिक अपराध है। अपराध कह रहा हूं मैं। जो सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत शपथ पत्र में उसने कहा है कि हम 65 लाख नाम नहीं दे सकते। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि आप श्रीमान सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट डिजिटल वर्जन क्यों नहीं रख सकते? आपने हटाए क्यों? यही तो कह रहे हैं ना वो। आप सारे देश का बैंकिंग नेटवर्क, रिजर्व बैंक का नेटवर्क, इतनी लाखों संस्थाएं हैं, बैंक हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, करोड़ों अकाउंट्स हैं, पलक झपकते एक बटन दबाने पे साथ आ जाता है, सबकी जानकारी सामने आती है। आप 65 लाख की जानकारी नहीं दे सकते हैं। और अगर आप 65 लाख की आज जानकारी नहीं देंगे तो कल फिर तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। भाई वो 65 लाख आपने गायब किए हैं क्योंकि आपका इरादा था, क्योंकि आप उससे आप उन मतदाताओं को भारत के में मताधिकार से वंचित करना चाहते थे। अब कौन थे, क्या थे? मैं तो ये कहता हूं, मैं तो जातियों में भी नहीं जाता हूं कि वो जैन थे, बौद्ध थे, अल्पसंख्यक थे, या हिंदू थे, या मुसलमान क्या थे। मैं तो ये कहता हूं वो भारतीय थे। लेकिन 65 लाख भारतीय, मतलब ये तो कमाल की बात है। आधा प्रतिशत आबादी को आप बात कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति फिर आप अभी मध्य प्रदेश में कटवाएंगे, फिर आप राजस्थान में कटवाएंगे, फिर आप छत्तीसगढ़ में कटवाएंगे, फिर जहां जहां भी आपकी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां कटवाएंगे। ये तो क्या, एक कौन सी हम अराजकता की ओर ले जा रहे हैं अपने देश को? इस पे इस शपथ पत्र जो है, फिर दोहराता हूं, ये संवैधानिक अपराध है और नेता प्रतिपक्ष का अपमान भी है। मैं आपको अपमान और सम्मान की बात इतना बता दूं कि ठीक है, देखिए वैसे तो 1969 में नेता प्रतिपक्ष का पद अस्तित्व में आया था और उसके बाद
जनता पार्टी की सरकार में इसके अधिकारों में और वृद्धि की गई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो और सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष का जो पद रहा है, लाभ का पद नहीं है, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास रहा है। मैंने शायद बताया था अभी कि 5 साल से ज्यादा वो जो है नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 16 साल 321 दिन नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। कांग्रेस को तो 8-9 साल के आसपास ही मिला है। कभी भी नेता प्रतिपक्ष के अपमान की बात, ऐसी उनको अवसर ना देने की बात, उनको बोलने का मौका नहीं देने की बात कभी आज तक संसद में नहीं आई है, और न लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शिकायत की है। सुना आपने, ये थे राजेश बादल जी। निश्चित रूप से एक एक शब्द आपके दिल में उतर गया होगा। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे, चर्चाओं में ये बात कहें कि चुनाव आयोग को उन 65 लाख लोगों के तो नाम सार्वजनिक करना ही चाहिए जिनके नाम काटे गए हैं। ये हो क्यों नहीं रहा? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।